आप लोगों ने सुना होगा 2019 में मरकजी सरकार ने एक कानून लाया था। कानून लाया नहीं था बल्कि वो कानून ऑलरेडी पहले से था, उसमें तरमीम किया गया था, CAA। बड़ा हंगामा हुआ था और उसी वक्त जो केंद्रीय गृह मंत्री थे उनका बयान आया कि मैं पूरे मुल्क में NRC भी कराऊंगा। CAA और NRC का नाम आते ही पूरे मुल्क में जबरदस्त विरोध, हंगामा, धरना, प्रदर्शन शुरू हो गया था। लेकिन एक बात आप पत्रकार लोगों को खूब अच्छी तरह याद होगी कि उन तमाम हंगामे के बावजूद, तमाम धरना प्रदर्शन जो कई महीनों तक चला था, लेकिन किसी के पास कोई मसौदा नहीं था, किसी के पास कोई मसौदा नहीं था कि वो सरकार को कोई प्रस्ताव दे कि भाई ठीक है, आपने जो कानून बनाया है और जो शर्तें आपने रखी हैं NRC के ताल्लुक से कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स होगा और वो डॉक्यूमेंट्स होगा और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि, तो हम विरोध कर रहे हैं और हम आपको एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि भाई ये नहीं ये आप कर लें, ये नहीं ये आप कर लें। ऐसा पूरे देश में कहीं भी देखने को नहीं मिला। कथित तौर पर मुसलमानों के बड़े संगठनों ने भी ये काम नहीं किया और कभी भी मुसलमान के बड़े संगठनों ने भी ये नहीं कहा कि NRC जो मौजूदा रूप में जो है प्रस्तावित सरकार का, वो केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि मुल्क के तमाम गरीबों, तमाम मजदूर तबके के लोगों, दबे कुचलों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ, बड़ी आबादी के खिलाफ है। ये नहीं कहा गया, हमेशा कहा गया कि मुसलमानों के खिलाफ। मशवरे के नाम पर बिल्कुल जीरो था, किसी ने कोई राय अपनी सरकार को नहीं दी। ऐसे में ये जरूरत थी और संवैधानिक देश है तो ये अधिकार भी है कि आप बहैसियत नागरिक होने के, सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है, गलत फैसले ले रही है जिससे आपकी नाइत्तेफाकी है या आप असहमत हैं, तो आप अपनी सहमति पत्र तो सौंपेंगे कि इससे नहीं इससे मैं सहमत हूं। A नहीं कीजिए, B आप कीजिए, B नहीं कीजिए, C आप कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनाब इस्माइल बाटलीवाला साहब, जिनकी पहचान पूरे मुल्क में इत्तेहाद मुहिम से है, नेशनल इत्तेहाद मुहिम के नाम से एक इत्तेहाद की पूरी मुहिम जो 2012 से लगातार चला रहे हैं, इनके जहन में ये बात आई कि लोग विरोध तो कर रहे हैं लेकिन आखिर उसका हल क्या होगा। सरकार को जब हम कुछ मशवरा देंगे तब हमें यह हक हासिल होगा कि भाई हम ये कह सकते हैं कि हमने तो आपको राय दी थी, हमने तो आपको ये रास्ता बताया था, आपने उस पर अमल नहीं किया, इसलिए अब विरोध हम कर रहे हैं। आपने कोई राय दी नहीं और विरोध कर रहे हैं तो वो विरोध थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है तर्कों की बुनियाद पर। तो इन्होंने NRC का मसौदा तैयार किया अपनी मेहनत मुशक्कत से। जो इन्होंने मसौदा तैयार किया, मुल्क के वजीर आजम, महामहिम राष्ट्रपति, मुल्क के तमाम मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्री, चर्चित चेहरे, समाज सेवी, सामाजिक संगठनों और लगभग तमाम राजनीतिक दलों के की अगुवाई करने वाले लोगों को इन्होंने ये मसौदा भेजा है और सबको मसौदा देकर राय भी उनसे मांगी है कि मैंने ये मसौदा तैयार अपनी दिमाग से, अपनी मेहनत से, अपने साथियों के मशवरे से किया है, आप भी इस पर राय दें। मुल्क में एक आम राय बने कि क्या NRC होना चाहिए और होना चाहिए तो उसका आधार और बेस क्या होगा, उसकी शक्ल क्या होगी, उसकी सूरत क्या होगी। उसी सिलसिले में आज दिल्ली में आप लोगों को मालूम है कि मैं भी एक चैनल चलाता हूं, देश की सच्चाई, तो इन्होंने कहा कि मैं आपके चैनल को ये मसौदा देना चाहता हूं। हमने इनका स्वागत किया है, इन्हें बुलाया है, आज ये तशरीफ लाए, हम इनका आभार प्रकट करते हैं। क्या है इस मसौदे में और क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, इस पर सीधे सीधे अपनी बात जनाब इस्माइल बाटलीवाला साहब आपके सामने रखें। पत्रकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसे कि आपने देखा, गुलाम सरवर साहब ने बहुत कुछ बता दिया है मसौदे के बारे में, लेकिन मसौदे में क्या है उसमें मुझे बताने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो पहले तो मैं ये बता दूं, मेरा नाम इस्माइल बाटलीवाला है, हम मुंबई में रहते हैं और बिजनेसमैन हैं
लेकिन एक्टिविस्ट भी हैं साथ में, कुछ फिक्र रखते हैं देश के, समाज के, हमारी कौम के भी। उस नज़रिए से थोड़ा काम करते आए हैं। और ये मसौदा जो है हम देने, खास कर देश की सच्चाई को, हम दिल्ली से बम्बई से दिल्ली आए हुए हैं, जो आपके सामने हमने हाफिज़ गुलाम सरवर साहब को, जो देश की सच्चाई के संपादक हैं, उनके हाथों में आपके सामने सुपुर्द किया है। और इसलिए भी सुपुर्द किया है कि गुलाम सरवर साहब, जैसे कि इनके चैनल का नाम देश की सच्चाई है, हकीकत में ये सच्चाई बयान करते हैं। इसलिए मुंबई से चलकर हम दिल्ली इनके हाथ में देने आए हैं। ये मेरे दिल्ली आने का मकसद तो ये रहा है। अब रही बात ये कि मसौदे के बारे में, ये मसौदा क्यों बनाया गया, इसकी नौबत क्यों आई गई, मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि 2015-16 के बीच आसाम में एनआरसी के ताल्लुक से बहुत कुछ हंगामे हो रहे थे, बड़ी गतिविधियाँ हो रही थीं। मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हम भी देखा करते थे, सुना करते थे। लेकिन एक चीज़ ये है कि हमारा जो नेटवर्क है पर्सनल, मैं आप लोगों को ये भी साथ में एक परिचय दे देता हूँ कि हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हैं। हमारी कोई तंजीम, एनजीओ या संस्था भी नहीं है और हम किसी एनजीओ, तंजीम और संस्था के मेंबर भी नहीं हैं। हम जो काम करते हैं एक वोटर की हैसियत से काम करते हैं और हमारे जितने भी साथी हैं देश भर में, उनकी भी हैसियत वही है, वो एक वोटर की हैसियत से ही काम करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं एक वोटर की हैसियत से। तो गो के देश भर में हमारे वोटर साथी मौजूद हैं। इसी तरह आसाम में भी हमारे वोटर साथी मौजूद रहे हैं। उन्होंने हमसे मुलाकात की आकर, और ख़ास करके दिल्ली में आकर हमसे मुलाकात की और वहाँ की आसाम में जो कुछ हो रहा था ज़मीनी हकीकत उन्होंने बताने की कोशिश की। फिर मुझे ऐसा लगा कि हमें आसाम जाना चाहिए और फैक्ट फाइंडिंग करना चाहिए, और फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद जो क्या नतीजे आते हैं वो हमने देश के सामने रखना चाहिए। तो जब हमने ये तय कर लिया तो मुंबई से हम 3 लोग गए। एक तो खुद मैं इस्माइल बाटलीवाला, दूसरा हमारे सहयोगी जो है इकबाल लोखंडवाला, तीसरे और हमारे एक साथी हैं दिलीप गायकवाड़ जो सांगली से रहने वाले हैं। 3 लोग हम मुंबई से गए और जो आसाम की जो हमारी टीम थी वो हमारे साथ जुट करके हमें आसाम के इन इलाकों का दौरा कराए, वहाँ पर सर्वे कराए, वहाँ के डॉक्यूमेंट दिखाए, वहाँ के लोगों से मुलाकात कराए। वो सब देखने के बाद और जो वहाँ का हमने मंजर देखा आसाम का, वो आज तक हम भूले नहीं हैं। अभी भी मेरे लहजे से पता चल जाएगा कि हम कितने जज्बाती हो जाते हैं जब उस मंजर का जिक्र करते हैं। वहाँ घर उजाड़े जा रहे हैं, वहाँ मकान तोड़े जा रहे हैं, वहाँ ऐसे ही बस्तियों में लोगों को फेंक दिए जा रहे हैं। वो मंजर हम भूल नहीं पाते। अब आते हैं एनआरसी के ताल्लुक से। अब हमने सर्वे करना जब शुरू किया तो वहाँ पर क्या मिला, ज़्यादातर जैसे कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, मेरी लापरवाही हो सकती है या हम अनपढ़ गंवार रहे होंगे, शायद उसको संभाला नहीं होगा वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ पर जो हमने देखा, मेरे दादा का, मेरे चाचा का, मेरे मामा का, मेरे नाना का, मेरी नानी का, मेरी दादी का डॉक्यूमेंट है और वो एनआरसी में आ रहे हैं और मैं नहीं आ रहा हूँ। तो क्या सवाल ये उठा कि क्या मैं आसमान से टपका हूँ क्या? 2 ही सोर्सेस हैं, एक नाना है और एक दादा है। 2 ही सोर्सेस से हम आते हैं, तीसरा तो कोई सोर्स होता नहीं। जब हमारे दादा यहाँ के नागरिक हो सकते हैं, हमारे नाना यहाँ के नागरिक हो सकते हैं, हमारी नानी, हमारी दादी हो सकती है, तो फिर मैं इसलिए मेरी नागरिकता छिन जाएगी कि आज मेरी जेब में दस्तावेज नहीं है। अजीब इत्तेफाक है ये। हमने वहाँ का मंजर देखा। ये तमाम खोजबीन के बाद फिर हमने शुरुआत की देखने की कि भी सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है आसाम में एनआरसी कराने की। साहिब मैं यहाँ पर गवाही देता हूँ और ये ऑफिशियल मेरा बयान है
कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी वो साइड रख दी गई थी, बल्कि अधिकारियों की अपनी गाइडलाइन चलाई जा रही थी। इसके साथ में हमने और भी देखे, वहाँ सरवर साहब, वहाँ हमने ये भी देखे हैं कि 14 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। आज भी वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में वो लड़ रहे हैं कि भाई हमें सस्पेंड क्यों किया गया। सस्पेंड उनको इसलिए किया गया कि वो जो सर्वे कर रहे थे, जो वो रिपोर्ट बना रहे थे, उसमें 95% लोगों को नागरिक इसके एनआरसी के अंदर वो पा रहे थे। 5% लोगों को पा रहे थे कि वो जो है डाउटफुल हैं। तो जब उनकी रिपोर्ट को देखा गया कि ये 95% को नागरिकता के करीब कर रहा है और 5% को जो है नागरिकता से बाहर कर रहा है, डाउटफुल में कर रहा है, तो फिर उन 14 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया और उनकी जगह जहरीले अधिकारियों को नियुक्त किया गया। तो उन्होंने जो शुरुआत की वो आप सबके सामने है। आसाम के ये तमाम मंजर देखने के बाद हमने वहाँ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, एक गुवाहाटी में, एक कथपड़िया में, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवाज़ हमारी कहीं बाहर गई नहीं, किसी ने जाने नहीं दी, कोई उसकी न्यूज़ नहीं बनी। फिर भी हम अपने सोशल मीडिया नेटवर्क से, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह के ज़रिए हमने वीडियो बनाकर हमने अपने स्टेटमेंट से हमारी क़यादत से गुहार की, राजनीतिक क़यादत से और मजहबी क़यादत से गुहार की कि बराए मेहरबानी ये देश में, पूरे देश में आने वाला है, आप लोग आइए और आसाम में देखिए यहाँ ज़मीनी हकीकत क्या है। मीडिया के ज़रिए आप देख रहे हैं वो सच नहीं है, बल्कि यहाँ हम देख रहे हैं वो सच है, आप लोग भी आइए। लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी और कोई वहाँ आने की कोशिश नहीं किया। अब सवाल ये आया कि भाई वहाँ पर जो असल प्रॉब्लम क्या थे। असल प्रॉब्लम वहाँ का ये रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी है, एक बड़ी नदी है जो चाइना से निकलती है और बांग्लादेश को जाती है, और हर साल कटाव करती है वो नदी। हर साल कटाव करने के बाद जो है सैकड़ों गांव उस कटाव में चले जाते हैं। अब जो गांव ही ज़मीन में नहीं होता है, वहाँ के आप सबूत कैसे पेश कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ का है जो डॉक्यूमेंट की अड़चनें आई हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 53 लाख महिलाएं डाउटफुल कैटेगरी में आ गई, क्योंकि हमारे देश की प्रथा है कि बेटी जब अपने मायके में रहती है तो उसका नाम जो है बाप के नाम से जाना जाता है, जुड़ा होता है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर वो उस ससुराल जब जाती है तो उसका नाम जो है शौहर के साथ जुड़ जाता है। ये बाप और शौहर के बीच में नामों की वजह से 53 लाख के आसपास महिलाएं डाउटफुल में हो गई। फिर और भी हमने जब सर्च किया, 3 बार हम आसाम गए हैं, जब सर्च किया कि भाई एनआरसी असल में है क्या, तो हमने पाया कि भाई एनआरसी वो चीज़ें हैं जो आज़ादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, और जिनके हाथ में देश की पहली बागडोर आई है, ये उनका लाया हुआ कानून है। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि अगर ये हमारे पुरखों ने इस कानून को लाया है तो ये तो गलत नहीं हो सकता है। अब जब गलत नहीं हो सकता है तो फिर इसमें सही क्या है, ये हमने तलाशने की कोशिश की। मैं आपके चैनल के ज़रिए, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपके व्यूअर को बताना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी ये जो सोकाल नेता हैं उनको ना पढ़ते हुए, उनको ना सुनते हुए आप संविधान को पढ़िए, आप अपने बुजुर्गों को पढ़ने की कोशिश करिए। एनआरसी क्यों लाने की ज़रूरत पड़ी है, मैं गवाही देता हूँ। एनआरसी आपका, देश के हर नागरिक का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे चोर हो, चाहे लुटेरा हो, चाहे ईमानदार हो, चाहे बेईमान हो, चाहे जिस तरह का नागरिक इस देश में हो, उन सब का मूलभूत अधिकार है कि उसे नागरिकता मिलना चाहिए।
एक छोटा सा देश अमेरिका है जहां पर ग्रीन कार्ड के नाम से जाना जाता है, वो एनआरसी है। वहां एक भी नागरिक ऐसा नहीं है जिसके पास ग्रीन कार्ड नहीं है। अगर कोई विदेशी भी वहां अगर रहना चाहता है उस देश में, तो उसे ग्रीन कार्ड हासिल करना होता है। तो हमारे देश में हमें जो है एनआरसी हमें मिल जाना चाहिए था 1947 के बाद, यानी जब हमारे दादा जिंदा थे, तो जब हमारे दादा जिंदा थे उनका एनआरसी हो गया होता, तो हमारे पिताजी का एनआरसी हो गया होता, हमारे पिताजी का एनआरसी हो गया होता तो हमारा एनआरसी हो गया होता, अगर हमारा हो गया होता तो हमारे बच्चों का हो गया होता। मैं बताना चाहता हूँ, ना मेरा दादा नागरिकता साबित उसके पास सर्टिफिकेट थी, ना मेरे बाप के देश की नागरिकता की सर्टिफिकेट थी, ना आज मेरे पास नागरिकता की सर्टिफिकेट है, ना मेरे बच्चों के पास नागरिकता की सर्टिफिकेट है। मैं यहाँ पर तमाम जो पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, आपके पास भी नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है। तो अब ज़रूरत यह है कि भाई फिर क्या करना। तो फिर हमने हमारा गौर फिक्र बढ़ा कि भाई ये कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए जो सभी लोग नागरिक हो जाएं। तो हमने देखा कि हमारी 1947 से लेकर आज तक के किसी भी सरकार के पास, लफ्ज़ सुन लीजिए, 1947 से 2023 तक किसी भी सरकार के पास, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, किसी भी बड़ी या छोटी संस्था के पास, किसी भी मुस्लिम तंजीमों के पास मसौदा एनआरसी का नहीं है। फिर जब एनआरसी लाना है और एनआरसी आना ही आना है, तो फिर बिना मसौदे के जब एनआरसी लाई जाएगी तो अफरा तफरी हो जाएगी, और इस अफरा तफरी के आलम में बहुत सारा भ्रष्टाचार होगा, और हमारे आपके जो गरीब गुरबा हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो बहुत बड़ा इसका शिकार होने वाले हैं। सरवर साहब, मैं आपसे स्पेशल एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमने आसाम में देखा है, वो कि आप पसमानदा मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, पसमानदा मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को ये मेरा संदेश पहुंचा दीजिए, जो 19 लाख के करीब जो आज एनआरसी से बाहर हैं, यानी वो भारत के नागरिक नहीं हैं, उन सब में, चाहे वो हिंदुओं में से हो, चाहे मुसलमानों में से हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो पसमानदा ही है 19 लाख लोगों का। ये पसमानदा लीडरशिप को मैं बताना चाहता हूँ, अगर हकीकत में आप पसमानदा के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, सभी लोगों से कहना हूँ, जो बैकवर्ड एससी एसटी दलित आदिवासियों के लिए जो काम करना चाहते हैं, जो मुस्लिम पसमानदा के लिए काम करना चाहते हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि भाई उनकी पढ़ाई के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, उनके तंदुरुस्ती के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके खाने पीने का, उनके लिबास का बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि पहले उनकी नागरिकता साबित करने की कोशिश करें। कुछ दिन और अनपढ़ रह लेंगे, कुछ दिन और बिना लिबास के रह लेंगे, कुछ दिन और भूखे रह लेंगे, लेकिन पहली जो ज़रूरत है वो है नागरिकता की। बराए मेहरबानी सब लोग एकजुट होकर के नागरिकता उनके लाने की कोशिश करें, सरकारों से मांगने की कोशिश करें, और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करें कि सबकी नागरिकता होनी चाहिए। इस मसौदे में हम लोगों ने, हमारी टीम ने ये मसौदा जो तैयार किया है, इसकी थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। जो हमारे साथ दिलीप गायकवाड़ गए थे आसाम, वो मुझे देख रहे थे कि मैं मसौदा देना चाहता हूं सरकार को, कुछ लिखना चाहता हूं, लेकिन भारत सरकार को मसौदा देना मतलब भारत सरकार को सुझाव देना, मसौदा बड़ी चीज़ होती है। मेरी लायकी उस लायक नहीं थी सरवर साहब कि मैं मसौदा लिख सकता, लेकिन मैं तड़प रहा था कि कोई लिखने वाला मिल जाता। तो जो भी मेरे टच में आते थे, वकील थे, जज थे, प्रोफेसर थे, बड़े बड़े एक्टिविस्ट थे, सबके सामने हमने रखा कि भाई इस तरह की मेरी सोच है, ऐसा हमने मंजर देखा है ज़मीन पर, और बराए मेहरबानी हम मसौदा लिखना चाहते हैं, आप लोग इसको लिख दीजिए, मुझे नहीं आता है, लिख दीजिए।
लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जुट पाई। ये दर्द जब दिलीप गायकवाड़ ने देखा तो उनकी एक मुलाकात हो गई अकबर शेख नाम के इंसान से, बंदे से, जो सोलापुर का रहने वाला है। उससे दिलीप गायकवाड़ ने हमारी और उसकी मुलाकात कराई। 4 मीटिंगें हो गई हमारी अकबर शेख के साथ, और गो के अकबर शेख खुद जो है एनआरसी का जो विरोध हो रहा था उसमें लीड करने वाला बंदा है। लेकिन जब हमारे साथ जब वो टच में आया तो वो भी बातें यही कर रहा था कि हम मुसलमानों के लिए ये करना चाहते हैं, मुसलमानों के लिए वो करना चाहते हैं। तो हमने उससे कहा कि भाई अगर तुम वाकई में मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहला नंबर एनआरसी के लिए काम करिए, एनआरसी में मुसलमानों को शामिल करने की कोशिश करिए। तब उसका दिमाग उस तरफ आया और हमसे डिटेल जानने लगा, हमारी मंशा जानने लगा। तब जब हमारी मंशा जान लिया कि हकीकत में आज मुसलमानों को हॉस्पिटल से ज़्यादा और स्कूल से ज़्यादा, कॉलेज यूनिवर्सिटी से ज़्यादा और चीज़ों से ज़्यादा जो पहली ज़रूरत है वो एनआरसी की है, जब उसने समझ लिया तो उसने कहा इस्माइल साहब हम इस मसौदे को लिख करके देंगे और आप निश्चित रहिए। मैं आज बयान देता हूँ कि अकबर शेख ने लगभग, हम और अकबर शेख ने 6 महीना दिनों रात लगा करके इस मसौदे को तैयार किए। कागज़ पर अकबर शेख ने उतारे हैं, लेकिन और सहयोगी जो इसको एडिट किए हैं, गो के अकबर शेख मराठी बंदा है, उसने हिंदी में लिखा है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक मराठी आदमी जब हिंदी लिखेगा तो कैसी हिंदी होगी। तो हमें मदद लेनी पड़ी हिंदी भाषियों से, जिसको एडिट किया है शिव नारायण शर्मा जी ने और डॉक्टर अफसर ने, और इसकी जो डिजाइनिंग की है, इसका जो स्वरूप दिया है इस मसौदे का, उनका नाम है सोनिका क्रांतिवीर। तो ये हमारी छोटी सी टीम रही है, उसकी मेहनत से ये मसौदा आपके सामने पेश है। आपके चैनल के ज़रिए मैं बताना चाहता हूं आपके व्यूअर को कि मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। आप सभी को मसौदे की PDF मिल जाएगी और उससे गाइडलाइन भी मिल जाएगी। मेरा नंबर है 9029341778, 9029341778। इस पर आप मैसेज करिएगा, अपना नाम भेजिएगा, मसौदा आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। ख़ास बात और एक चीज़ बताना चाहता हूं जो इसमें ये है कि ये जो मसौदा है, आपको नज़र तो यूँ आ रहा है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए है, नहीं, ये सिर्फ नेशनल इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है। इसमें उन चीज़ों का जिक्र भी आपको मिलेगा जो हमारे देश के बॉर्डर देश हैं, जैसे कि चाइना है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, लंका है, भूटान है। ये हमारे पड़ोसी देश हैं और इनका जो बॉर्डर है वो हमारे देश से मिला हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सिर्फ मसला ये नहीं है कि दूसरे देशों के लोग हमारे यहाँ आते हैं, बल्कि मसला ये भी है हमारे देश के लोग भी पड़ोसी देशों में जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़ा कांड हुआ है श्रीलंका में, जो हमारे भारतीय लोगों के साथ जो जुल्म और अन्याय हुआ है वो कहीं छिपा हुआ नहीं है। आप फिर से गौर करिएगा, ये भी उनको मेंशन किया है। और इस मसौदे के अंदर और ख़ास बात यह है कि इस मसौदे में हमने सवाल ही नहीं उठाए हैं, बल्कि सुझाव भी सरकार को दिए हैं। मैं PDF भेजूंगा, आप लोग गौर से पढ़िएगा। दूसरी अपील साथ साथ ये है कि ये जो मसौदा हमारा है, हमने कोशिश की है, हमारी टीम ने, कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी तबका, कोई समूह, कोई भी कबीला ना छूटा हो। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है वही उसी को हमने शामिल कर पाए हैं। आपकी नज़रों में अगर कोई कुटुंब, कबीला या कोई ये गिरोह या कोई बिरादरी या कोई जाति छूट जाती या कोई पेशावर छूट जाता है तो मेहरबानी करके हमें सुझाव दीजिएगा
हम उसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे।